हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ऑल्दो देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको फाइनल अकाउंट्स का पूरा प्रोसेस समझाया था कि वी आर गिवन अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या है, सारे जो अकाउंट्स बने थे उनके बैलेंसेस गिवन है। सो सम अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंसेस, सम अकाउंट्स हैव क्रेडिट बैलेंसेस। जैसे आपके पास कैपिटल है, ओके, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हो गया, यू हैव परचेजेस, यू हैव ओपनिंग स्टॉक, you have rent, you have furniture, you have electric expenses and so on. So काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो कुछ के डेबिट बैलेंस होते हैं, कुछ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और अब तक हमें पता है कि डेबिट बैलेंसेस या तो एसेट्स के होते हैं या होते हैं एक्सपेंसेस के, और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ के जो आपको पे करनी है या फिर आपकी इनकम की। ठीक है, तो जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि एसेट्स कौन सी हैं और एक्सपेंसेस कौन से हैं। लाइक कोई भी ऐसी चीज़ विच यू नो कि ये आपके पास लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है या आपको उससे बेनिफिट मिलना है, दैट इज कॉल्ड एन एसेट। वेयर एज अगर आपने कोई सर्विस ली, किसी से कुछ काम कराया, उसके बदले में आपने उसे कुछ पेमेंट कर दी या कोई चीज़ खरीद के उसको आगे यूज़ कर रहे हो बिजनेस में रेगुलर में, मतलब उसका बेनिफिट थोड़े टाइम के लिए मिलता है, तो वो एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग रेंट पे ले ली, ठीक है, तो अब वो जो रेंट पे कर रहे हो वो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि ये आपको मंथली बेनिफिट ये दे रहे हैं कि आप रेंट पे करते हो, आप बिल्डिंग को यूज़ करते हो। बट अगर वही बिल्डिंग हम बाय कर लें तो वो बिल्डिंग हमारी एसेट बन जाती है। लाइकवाइज क्रेडिट साइड में इनकम और लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटी वो है जो हमें पे करनी पड़ेगी, और इनकम वो है जो हमें पे नहीं करनी है, ये हमें मिला है, ये हमारा फ़ायदा है। जैसे आपके पास पैसा पड़ा था काफ़ी सारा, आपने उसको बैंक में एफडी में करा दिया, अब बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, तो ये आपकी इनकम है क्योंकि आपने पैसा जमा कराया, आपको इंटरेस्ट मिला। अब वो वापस तो नहीं मांगेंगे ना, दे वोंट आस्क इट अगेन कि हमने तुम्हें इंटरेस्ट दिया था, हमें वापस पेमेंट करो। सो इंटरेस्ट इनकम है। एज अगेंस्ट दिस, आपने अगर किसी से क्रेडिट में कुछ सामान खरीदा, आपके पास हो गए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को आपको पे करना पड़ेगा, सो वो आपकी लाइबिलिटी है। सो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में इनकम, एक्सपेंसेस और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को। अब हमें अकाउंट्स क्या बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स में वी हैव 3 अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इकट्ठा बनता है बट बनता स्टेप में है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर नेक्स्ट उसके P&L अकाउंट, उसके बाद आप बनाते हो बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज शो करते हो, ठीक है ना। सो अब क्या होगा, इनके फॉर्मेट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, एक एग्जाम्पल भी बताया था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको यहाँ इन अकाउंट्स में डालनी है। कोई चीज़ ट्रेडिंग में जाएगी, कोई P&L में जाएगी, कोई बैलेंस शीट में जाएगी। तो अब इसको एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन को हम कैसे करें कि हमारा टाइम भी कम लगे एंड आवर क्वेश्चन इज करेक्ट ऑल्सो। नाउ जब आप बुक में देखते हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया होता है, बट इफ वी लर्न द फॉर्मेट और फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को यहाँ पे सोच रहे हैं कि अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो अब ढूंढते हैं, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, अब इसे लिख लिया, परचेजेस लिखी, ठीक है, फिर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढ के लिखे, ठीक है, आप लिख रहे हो, नो प्रॉब्लम। बट क्या हो रहा है, हर बार आप पहले तो रिमेंबर कर रहे हो कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन आनी है, and then you are looking for that, so you are reading this trial balance again and again and again and again। बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद भी क्या होता है कई बारी, क्योंकि we cannot learn the statements। अब फाइनल अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स को रट्टा थोड़ा ना मार सकते हो कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, तो हो सकता है एक आधी चीज़ छूट गई एंड यू फॉरगेट टू पुट वन थिंग हियर इन दीज अकाउंट्स। अब ये मिलेंगे नहीं बैलेंसेस, फिर हम चेक करते रहेंगे। सो एक फुल प्रूफ मेथड होना चाहिए जिसमें हम एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकें। सो वो मेथड क्या था, यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन और उसके बाद वन बाय वन हर एक इंफॉर्मेशन को पिक करो और उसको यहाँ जहाँ उसकी जगह है उसको पोस्ट कर दो। डेबिट बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करो एसेट्स और एक्सपेंसेस में, एसेट्स चली जाएंगी बैलेंस शीट में, एक्सपेंसेस यहाँ ट्रेडिंग में जाएंगे या P&L में। सिमिलरली लाइबिलिटीज एंड कैपिटल यहाँ आएगी बैलेंस शीट में, इनकम्स आपकी क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग एंड P&L में। बट जब व्हेन वी डू दिस पोस्टिंग, प्रॉब्लम क्या हो जाती है
कि हमें पता ही नहीं है कि कितनी चीज़ें ट्रेडिंग में आनी है, कितनी P&L में आनी है. सो व्हेन वी आर मेकिंग दीज अकाउंट्स, क्योंकि हमें इकट्ठे बनाने हैं तो हमें पैरेलल अकाउंट्स पर ओपन करने पड़ेंगे. सो आई डोंट नो कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट में 10 चीज़ों की स्पेस छोड़ूं, 12 की छोड़ूं, 6 की छोड़ूं. अब अगर मैं कम चीज़ों की स्पेस छोड़ देती हूँ, मान लो मैंने P&L में आई जस्ट केप्ट 10 लाइन्स हियर. अब ये मेरे पास 10 लाइन्स है, ठीक है. अब मैं यहाँ पर देखती हूँ, अरे यहाँ तो इन्फॉर्मेशन जब पोस्ट कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, बिकॉज मुझे तो आइडिया नहीं है ना, मैंने कोई काउंट तो किया नहीं है. अब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, अब वो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मेरी आगे बैलेंस शीट शुरू हो गई है, तो मैं बीच बीच में ही कहीं कहीं छोटे 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 डालने शुरू कर दूंगी, तो बहुत ख़राब लगता है और वो एग्जामिनर पढ़ नहीं पाता, नंबर कटते हैं. दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ दो तो उसमें भी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि आपने जैसे सपोज यहाँ स्पेस काफ़ी छोड़ दी, अब ये एक्सपेंसेस यू हैव रिकॉर्डेड, अब ये इतनी स्पेस आपके पास खाली पड़ी है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसको समझ ही नहीं है कि कितनी चीज़ें आनी है, क्वेश्चन तो सामने था. तो क्या करें? अब इसका एक तरीका क्या होता है, आई विल टेल यू विद द क्वेश्चन, कि हमारी जो स्पेस है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए. एक दो लाइनें ऊपर नीचे चल जाती हैं, बट उससे ज़्यादा ना फिर वो अनऑर्गेनाइज सा काम देखते हैं. सो दिस इज अ क्वेश्चन विद अस. अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू मेक फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब पहले मैंने फॉर्मेट बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये पूरा लिखते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. फॉर द ईयर, ये ईयर के लिए है क्योंकि पूरे ईयर की इनकम लिखी होती है. सो फॉर द ईयर एंडेड एज एट 31 मार्च 2022, ये यहाँ पे मेरी टाइपिंग एरर है, ठीक है. ईयर एंड यहाँ पे हो रहा है 2022 में. ओके, अब ये आपने कर लिया इसमें. चलो अब इसकी स्पेसिंग करनी है, ये भी लिख दिया मैंने, यहाँ भी कॉलम बना लिए. अब इस अकाउंट में हाउ मेनी लाइन्स शुड बी लेफ्ट फॉर ईच. अब यहाँ आर्बिट्रेरी नहीं चल सकता, ठीक है, कि आप कुछ भी लिख दो, कितनी भी लाइनें छोड़ दो, गलती हो जाएगी. ओके, सो क्या करना चाहिए, सी, एक हमें डेबिट लेना है, एक हमें क्रेडिट लेना है. क्रेडिट में यूजुअली बैलेंसेस कम होते हैं क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज भी कम होती हैं, इनकम के सोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं. मेजर सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी है, सॉरी, मेजर सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सेल है ना. सो हमारे सोर्सेज जो हैं वो कम है. सो लाइबिलिटीज भी लिमिटेड होती हैं बिकॉज मेजर जो लाइबिलिटी होती है वो तो ऑनर की होती है, कैपिटल ज़्यादा होती है, देखो सबसे ज़्यादा होती है. सो इस तरफ कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक ही साइड से काउंटिंग कर लो, उसी से आपकी जो लाइंस है ना उनकी दिक्कत नहीं रहेगी. अब क्या है, हमें 3 जगह पे इंफॉर्मेशन पुट करनी है. ट्रेडिंग अकाउंट, इसे नंबर 1 नाम देते हैं, P&L नंबर 2, बैलेंस शीट नंबर 3, ठीक है. अब ट्रेडिंग में क्या आता है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. P&L में आते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है. बैलेंस शीट में आती हैं सारी एसेट्स. डेबिट में तो यही आएंगे ना, एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट्स होते हैं. एक्सपेंसेस में डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट सेकंड पार्ट P&L में, फिर बचती है एसेट्स. तो अब ये नंबरिंग कर लो. नंबरिंग करने से क्या है कि एवरीथिंग इज देयर विद यू. अब जस्ट स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. डेटर इज एन एसेट. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ये स्टॉक इन द बिगनिंग है, तो हमें पता है कि जब हम कोई भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है. वेजेस क्या होती हैं, वेजेस होती हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि वो फैक्ट्री में जो वर्कर हैं उनको दी जाती है. बिल रिसीवेबल इज एसेट. इंटरेस्ट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं है. जब आप अपने गुड्स को हाथ में दे के देखते हो कि हाँ भाई ये मेरे गुड्स है, इनको मुझे सेल करना है, तो उनको बनाने में, उनको बिजनेस में लाने में इंटरेस्ट का रोल नहीं है. इंटरेस्ट आपको इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है ना, या कोई और रीजन हो सकता है. सो इंटरेस्ट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. बैड डेट्स तो आता ही जब सेल हो जाती है उसके बाद है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. रिपेयर्स आर ऑल्सो इनडायरेक्ट. फर्नीचर आपका एसेट हो गई. डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. सैलरी इनडायरेक्ट. अब ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स तो पार्टनर की कैपिटल में से कटती हैं, वो तो इसमें आएंगी. परचेजेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है क्योंकि परचेज तो डायरेक्ट वही गुड्स है ना जो सेल कर रहे हो, खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो. सो ये तो डायरेक्ट हो गए. ऑफिस एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट है. प्लांट एंड मशीनरी एसेट, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट.
सो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन से P&L में जाएंगे, वो तो मैंने आपको बताए ही थे, है ना। तो उसमें अब आई एम नॉट पुटिंग टाइम ऑन दैट, मुझे सिर्फ तुम्हें ये सिखाना है कि आपको लाइनें कितनी रखनी है। अब देखो 1 कितना है, 1 में आपके पास है सिर्फ स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गई, 2 चीज़ें, और वेजेस हो गई। सो यू हैव 3 थिंग्स हेयर, ओके। 3 नंबर। इनडायरेक्ट नंबर 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। एसेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। अब इसमें भी याद कर लो कि एसेट्स जो होती हैं, बिकॉज हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो होती है हमारी ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स अलग अलग रखते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में देखो लैंड एंड बिल्डिंग आएगी, फर्नीचर आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा। तो 7 में से 3 फिक्स्ड है, 4 आपकी करेंट है। अब आते हैं लाइनों पे। तो ये जो जितनी इंफॉर्मेशन हमें पुट करनी है ना, वी एड 2 लाइन्स, 2 to 3 लाइन्स इसमें छोड़ देते हैं, हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 2 किस लिए, एक तो हमें हर स्टेटमेंट का टोटल करना है, तो यू नीड 1 लाइन फॉर टोटलिंग। सेकेंडली आपको जो स्टेटमेंट है, जो अकाउंट बना रहे हो, उसको बैलेंस करना होगा, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो वो भी किसी साइड में आएगा। सो यू नीड टू ऐड 1 लाइन फॉर द बैलेंसिंग एंड 1 फॉर द टोटलिंग। और एक हम और लिख सकते हैं कि मान लो कुछ और वर्किंग करनी है, उसके लिए एक और +1 कर सकते हैं। सो हमें मैक्सिमम 5 लाइन्स चाहिए ट्रेडिंग में। सो 1 2 3 4 5, मैंने 5 लाइन्स लेके ट्रेडिंग का क्लोज कर दिया, P&L का छोड़ दिया। P&L में मुझे 10 लाइन्स चाहिए, सो आई एम जस्ट काउंटिंग। मेरे तो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना लाइनों वाली, बट मैं ऐसे कर लूँगी, ये मेरा P&L कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन आई विल रिकॉर्ड बैलेंस शीट। तो ये जो स्पेसिंग वाली प्रॉब्लम है ना, वो इससे सॉल्व हो जाती है। सो बैलेंस शीट लास्ट डेट को आ जाएगी, ठीक है। अब बैलेंस शीट में हमें क्या लिखना होता है, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ठीक है ना। ओके, नाउ अब स्पेसिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे मैंने समझाया था। क्या करना है, एक एक इंफॉर्मेशन को रीड करो एंड पुट इट एट इट्स राइट प्लेस। सबसे पहले है डेटर्स। डेटर नंबर 3 एसेट है। एसेट में याद रखो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स थी। फिक्स्ड एसेट्स कितनी थी, यू हैड 3 फिक्स्ड एसेट्स, तो 3 की जगह छोड़ दो, फिर उसके बाद आपके करेंट एसेट्स। यहाँ पे करेंट एसेट्स में आप याद रखो पहले हमें लिखना होता है स्टॉक, उसके बाद बारी आती है डेटर्स की। सो डेटर हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2 पे, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव स्टॉक, लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट बन रही है ईयर एंड पे। ये स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है हमेशा। यू माइट बी वॉन्डरिंग कि ऐसा क्यों होता है, ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग यहाँ क्यों है, इसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगी, बट अभी के लिए याद रखो स्टॉक हमेशा ओपनिंग बैलेंस दिया होता है। सो 2 ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है, 50,000। एक काम और कर सकते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन आप पुट करते जा रहे हो उसको मार्क करते रहो। लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, ठीक है ना। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, और फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, एंड देन यू हैव फर्नीचर। ओके, ये गया। नेक्स्ट यू हैव कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सो ये तो यहाँ जाएगा, बट स्टॉक डेटर के बाद बिल रिसीवेबल्स जो है वो कैश से ऊपर आते हैं। सो मैं बिल रिसीवेबल क्योंकि इस क्वेश्चन में थे उसकी जगह छोड़ देती हूँ। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में बैंक पहले लिखा जाता है, कैश बाद में। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि अब कैसे याद करेंगे, नहीं, ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने की। क्या है, इफ़ यू सॉल्व 4-5 क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। क्योंकि रट्टे लगाओगे तो बुक में आपके पास 50 इन्फॉर्मेशन है, अब सबको नहीं रट सकते, ठीक है। अब वेजेस हो गई, वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमें पता है स्टॉक की इन्फॉर्मेशन में परचेजेस के बाद आती हैं वेजेस। सो 50-30। बिल रिसीवेबल्स देखो 20,000, ये मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी थी, 20,000। देन यू हैव इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट लिखते हुए आई एम लीविंग 1 स्पेस हियर, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ शिफ्ट होगा,
लॉस होगा तो क्रेडिट से डेबिट में जाएगा, तो आई नीड टू हैव अ स्पेस हियर, एक स्पेस बैलेंसिंग की चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेड डेट्स रिपेयर्स, तो ये 2 बेड डेट्स, अब बेड डेट्स लिखो, रिपेयर्स लिखो, ठीक है। सो 5000, 3000, देन यू हैव फर्नीचर 15,000, तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के बाद होता है। अब खुद सोचो, एक आपके पास बिल्डिंग है, एक आपके पास मशीन है, एक फर्नीचर है, तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा परमानेंट है? परमानेंट लैंड और बिल्डिंग है, लैंड कभी खत्म नहीं होता, बिल्डिंग की लाइफ भी बहुत है, एक मकान बना लो 50 ईयर्स चलेगा, ठीक है। मशीनरी भी उसी तरह से थोड़ी कम लाइफ होती है, बट फर्नीचर की लाइफ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दीज टू, तो ये ऑर्डर ध्यान रखो। अच्छा, फर्नीचर गया, अब है डेप्रिसिएशन, तो ये तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री में होते हैं, जो गुड्स जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो उसमें दिखते हैं, ठीक है। रेंट, जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, सेल के एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंसिंग के एक्सपेंसेस हैं, वो सारे आपके इनडायरेक्ट हैं। सो सैलरीज 20,000। अब है ड्राइंग, जो ड्राइंग है वो कहाँ जाती है? ड्राइंग तो कैपिटल में से कम होती है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैपिटल लेस ड्राइंग 20,000 मैं यहाँ माइनस कर देती हूँ। नाउ यू हैव परचेजेस, तो परचेजेस आपके ट्रेडिंग में जाती है, परचेज गुड्स की, ठीक है। इफ यू हैव रिटर्न्स तो वो रिटर्न्स माइनस कर दोगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 25,000, सो ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिए। नेक्स्ट है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, वो तो एसेट है, ठीक है, नंबरिंग भी कर चुके हो अब। सो प्लांट एंड मशीनरी 57,000 यहाँ लिख दी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बिजली का खर्चा है आपका, एक्सपेंस हो गया, सो इलेक्ट्रिसिटी आ गया 10,000। डेबिट की पोस्टिंग हो गई, अब क्रेडिट की पोस्टिंग करो। कैपिटल, सो कैपिटल तो यहाँ आती है लाइबिलिटीज में सबसे पहले। इंटरेस्ट, अब ये क्रेडिट है तो इंटरेस्ट आपकी इनकम है, बट ये कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि आपका बिजनेस में जो इनकम है वो मेन होती है गुड्स की सेल परचेज से, ठीक है। देन यू हैव क्रेडिटर्स 70,000, तो वो यहाँ पे आएगा। अब बट ऑर्डर का ध्यान रखो, ठीक है। क्रेडिटर्स 70,000, सेल्स, सेल्स लिखो यहाँ पे 1,70,000, बिल्स पेबल 40,000, तो बिल्स पेबल भी यहीं आएगा लाइबिलिटी में 40,000। अब कुछ बच गया यहाँ पर, आपके पास बचा क्लोजिंग स्टॉक, तो जैसे ये स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी आना चाहिए। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आपको पूरा लिखना है यहाँ पे। अच्छा, स्टॉक आपकी एसेट भी है तो एसेट में भी आएगा। एज अ रूल जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक जगह जाता है, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, सिंस ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में नहीं है, सो इसका डुअल इफेक्ट आना चाहिए, ये 2 जगह जानी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द ट्रांसफर, सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया, अब हमारे अकाउंट्स बन गए हैं फाइनल अकाउंट्स। अब सिर्फ बैलेंसिंग का काम बचता है, तो आपको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करो। अब ट्रेडिंग अकाउंट में मैं बैलेंस करना आपको सिखा देती हूँ, यहाँ मैं ब्लैक में लिख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ टोटल है 1,80,000 का, एंड हियर इट इज 2,70,000, है ना। इसका मतलब क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट ज्यादा है, अगर इसको बैलेंस करना है तो मुझे टोटल 2,70,000 है, डिफरेंस हो गया 90,000 का। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 90,000 का। जब मैं यहाँ 90,000 लिखूंगी, जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तो ये मेरा टोटलिंग हो गई। अब ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, इसे कहाँ ट्रांसफर करना है? P&L अकाउंट में। सो डेबिट से ये क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, सो इसीलिए यहाँ एक लाइन छोड़ी जाती है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, ठीक है, 90,000। ये बैलेंसिंग आई होप आपको क्लियर है, टोटल करके बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब मैंने जस्ट अ मिनट, ये 2,70,000 था, 2,70,000 था, सो 90,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट जो आप ट्रांसफर कर रहे हो P&L अकाउंट में, और इसको डेबिट से क्रेडिट में इसकी पोस्टिंग कर दी, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, मैं थोड़ा इसमें एब्रीविएशंस यूज कर लेती हूँ, बट उससे आपको नहीं करना।
अब यहाँ टोटल हो गया 96,000 और इधर का टोटल आप कर लो 83,000 है। सो डेबिट का टोटल 83, क्रेडिट का टोटल 96, तो डिफरेंस कितना आ गया 13,000। व्हेन यू पुट डिफरेंस हेयर तो ये टोटल मैच करेंगे, इसे कहते हैं बैलेंसिंग या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सो दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, अब ये स्टेप बाय स्टेप है एक से दूसरे में। अब यहाँ से ये P&L से बैलेंस शीट में जाएगा, तो किसको मिलेगा प्रॉफिट, ऑनर को। सो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो ये आ गया 2,43,000। सो ऐसे हमने अकाउंट्स को बैलेंस किया है। ऑल राइट, सो ये बैलेंसिंग वाला ये पार्ट मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ओके अब ये आप बैलेंस शीट का टोटल कर लो एंड इट शुड मैच। $3,53,000 ये आ गया टोटल। तो देखो कितना आसान है आपका ये क्वेश्चन करना, कोई फॉर्मेट्स को रट्टा नहीं लगाना है, सिंपल लॉजिक है जो हमें समझना है, ठीक है। लॉजिक क्या समझना है कि कौन सी चीज़ें फर्स्ट अकाउंट में आएंगी, कौन सी सेकंड में आएंगी, वो हमें तब पता चल जाएंगे जब हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग गुड्स टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आप गुड्स में जिसमें डील कर रहे हो उनको अपने बिजनेस की जगह पे लेके आने में, एंड इनटू द फॉर्म, इस फॉर्म में लेके आना है कि वो सेल हो सके, उसमें जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट है। तो इसे डायरेक्ट बोलो, इसे फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारा फर्स्ट पार्ट में जाता है। वंस आपके गुड्स सेलेबल फॉर्म में आ गए, जैसे आपने मैंने एग्जांपल दिया था कि आप शर्ट्स का बिजनेस कर रहे हो, आप किसी मैन्युफैक्चरर से शर्ट्स खरीदते हो, वो बंडल में बांध के ही गिव्स दोज टू यू। अब वो जो बंडल है जिसमें उसने वो शर्ट सारी बांध के दी हुई है, 1 2 3 4 सारी इकट्ठी बंडल में, अब आपको इन्हें अलग अलग आयरन करवा के पैक करवाना पड़ेगा सो दैट यू कैन सेल देम। तो अब ये जो आयरनिंग है, ये जो पैकिंग है, जो डिस्प्ले के लिए सेल की फॉर्म में लाने के लिए जो एक्सपेंस है, इस पर जितना खर्चा होगा वो सारा आपका डायरेक्ट है। बट एक बार आपने ये काम कर दिया, इसके ऊपर जो खर्चे, जैसे आपने एक मैनेजर बैठा रखा है जो ये सारा काम देख रहे हैं, एक सेल्समैन है, आपने अपनी शॉप का रेंट देना है, फैक्ट्री जहाँ है वो सारा आपका डायरेक्ट है, बट शॉप का रेंट देना है वो सब इनडायरेक्ट है, वो सब यहाँ आता है, ठीक है। सो दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो अब हमें इंफॉर्मेशन इन फाइनल स्टेटमेंट्स में पुट करना भी आ गया है और इनकी स्पेसिंग भी हमें समझ में आ गई है। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड जीएसटी। अगर हमारे क्वेश्चन में जीएसटी भी दे रखा है तो उसका क्या करना है, दैट वील बी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट टाइम, बिकॉज जीएसटी के क्वेश्चन ही आएंगे, जीएसटी के बिना नहीं आएगा, ठीक है। जीएसटी मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया था व्हेन वी वर डूइंग जर्नल एंट्रीज, बिकॉज हर परचेज पे, हर सेल पे जीएसटी आता है। सो उसकी रिकॉर्डिंग की जर्नल एंट्रीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी। आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जीएसटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट लेके या जर्नल एंट्रीज वाली प्लेलिस्ट लेके आप जीएसटी को समझ सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट टाइम मैं जो सिखाऊंगी वो बहुत लिमिटेड सा होगा, जो रेलेवेंट होगा सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के लिए। Okay, so that is it for the day. Thank you. Stay learning, stay practicing. Be happy.